हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट अवेटेड टॉपिक है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने एसएचएम के बारे में, पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, फेज क्या होता है ना, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक स्टेप्स लिखेंगे और उसके बाद हर क्वेश्चन के लिए वही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है कि नहीं। एकदम फिक्स स्टेप है, कुछ करना नहीं है ना। हेडिंग डाल सकते हैं आप, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड। है ना। जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसके बाद भी कभी कभी कुछ शॉर्टकट से काम चल जाता है जो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको एक ऐसा तरीका हमेशा अप्लाई करना चाहिए जो सबके लिए अप्लीकेबल हो, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलने जा रहा हूँ। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपको क्वेश्चन देख के एनालिसिस करना है कि एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, कब करेगा। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम then restoring force on the particle ये बातें हम लोग देख चुके हैं कि F इक्वल टू माइनस ऑफ kx होता है। ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन हमेशा शो करता है कि वो रेस्टोरिंग फोर्स है, मतलब उसको उसके मीन पोजीशन से जब भी आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो वो मीन पोजीशन की तरफ आने की टेंडेंसी में है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक कांस्टेंट है और वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब फोर्स जो है उस पार्टिकल पर जो लगने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है ना। और उसका डायरेक्शन, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, है कि नहीं। तो आप इसी को माइनस साइन यूज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस माइनस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये केवल और केवल डायरेक्शन को बताने के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो ऐसा होता है। अब अगर वो क्वेश्चन में ये दे दे कि ये एक सिस्टम है, इसमें ये पार्टिकल अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो इसका टाइम पीरियड बताओ। ध्यान दीजिए, अगर उन्होंने कहा है कि एसएचएम करेगा, इसका मतलब ये डैम श्योर है कि उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इतना ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एसएचएम करता है तो फोर्स का एक्सप्रेशन यही आता है। और कोई अगर मुझसे कह रहा है कि नहीं भाई ये एसएचएम कर रहा है, इसका मतलब कि फोर्स का एक्सप्रेशन तो यही निकल के आएगा, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आता, है ना। तो उसके साथ में क्या होता है, वो कहता है फाइंड कंडीशन फॉर व्हिच द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम। वो कंडीशन बताओ कि जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो आपको क्या करना है, कुछ अप्रॉक्सीमेशन, इसका मतलब वहां लेने की जरूरत है और उस अप्रॉक्सीमेशन के साथ उस फोर्स को इस फॉर्मेट में लेके आने की जरूरत है
और उसके बाद हम इसी फोर्स को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो करना क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग इतना जान गए कि एसएचएम करता है, तो हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट, डिसाइड द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल है सबसे पहले उसका मीन पोजीशन डिसाइड कीजिए। और मीन पोजीशन क्या होता है भाई, जहां पर उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो। इसका मतलब कि पार्टिकल अगर छोड़ दिया जाए तो वहां आके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, है ना। तो वो पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में फोर्स जो है वो जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे हो गया, F इक्वल टू जीरो हो जाए, ये नेट फोर्स की बात हो रही है। या फिर अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो U की वैल्यू मिनिमम हो जाए। दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है ना। मैक्सिमम पर भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पर ये वो एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे मीन पोजीशन। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड होता है डिस्प्लेस द पार्टिकल, displace the particle slightly from the mean position and calculate net force on the particle। ठीक है, हमने कहा कि उस पार्टिकल को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए और उस पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, मैं यहीं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि एसएचएम दो तरीके का होता है, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एक्सेलरेशन एसएचएम जब होगा तो वहां हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और एंगुलर एसएचएम होगा तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। मतलब हम लिखेंगे और टॉर्क इन एंगुलर एसएचएम। दोनों में एक साथ लेके चल रहा हूं। आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे कब, जब लीनियर एसएचएम हो रहा होगा, और टॉर्क कब कैलकुलेट करेंगे, जब एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा। चलिए भाई, अब जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा, हमने कहा कि F इक्वल टू माइनस KX के फॉर्मेट में ही आएगा, या फिर आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाउ इक्वल टू माइनस K थीटा के फॉर्मेट में आएगा। ऐसा होना ही होना है। अगर नहीं होना है तो आपको क्या करना होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना हो ही है उसे, अगर एसएचएम कर रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक प्रॉपर एजम्पशन लेंगे जो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसका मतलब हमको इंस्ट्रक्शन पहले ही मिल चुका है कि वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट देन टेक
या देन ठीक है, टेक प्रॉपर एजम्पशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर एजम्पशन ले लीजिए और इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए एंड कन्वर्ट इन गिवन फॉर्मेट। आपको ये करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है कि आपको देन फाइंड एक्सेलरेशन of the object। अब भाई फोर्स अगर पता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, मास से डिवाइड। इसका मतलब A इक्वल टू क्या होगा, माइनस K/m इंटू एक्स। या फिर आप टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, τ/i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस K/i इंटू थीटा हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करना है, नाउ कंपेयर विद इक्वेशन A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये दोनों मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं कि आप SHM चाहे लीनियर हो या एंगुलर, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। और क्वेश्चन हम लोग अप्रोच क्या कर रहे हैं कि वो पार्टिकल SHM करेगा क्वेश्चन, और हमको पता क्या है कि अगर पार्टिकल SHM करता है तो उसका एक्सेलरेशन यही होता है कि नहीं। तो ये SHM में एक्सेलरेशन होता है और हमने पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये कैलकुलेट किया है। अब अगर वो पार्टिकल SHM करेगा तो ये दोनों सेम इक्वेशन होनी चाहिए। इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट यहां पर है और जो यहां पर है वो इक्वल होगा। हमने कहा कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर या कंपेयर तो मैंने लिखा ही, अब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर, देन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट K/m, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t, है कि नहीं। ये होता है 2π/t इक्वल टू अंडर रूट K/m। इट मीन्स t इक्वल टू 2π अंडर रूट m/k। यही स्टेप्स फॉलो करना है। अब वो क्वेश्चन कैसा हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये यहां पर है तो यहां भी ओमेगा की वैल्यू वही आएगी, अंडर रूट K/m की जगह आई। ध्यान दीजिए, ये बात हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं कि जब भी लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन की बात होती है तो जो रोल मास यहां प्ले करता है वही रोल रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। इसका मतलब यहां भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट I/k, जहां I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं तभी हो पाएगा। अदरवाइज मैंने बताया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट किसी मतलब का नहीं होता है ना, जब तक उस पर क्वेश्चन ना किए जाए। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन वहां से, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं, क्या? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है जो कुछ इस तरीके से रखी गई है और इससे एक ब्लॉक कनेक्ट किया गया है। इस ब्लॉक का मास m है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इस तरीके से इसको रखा गया। अब अगर हम लोग इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस नहीं करते हो, स्ट्रेच नहीं करते हो, इसका मतलब स्प्रिंग में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये पार्टिकल वैसे ही रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को आप कुछ इस तरीके से कंप्रेस कर दो और ब्लॉक को यहां लाके छोड़ दो। ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक पहले यहां था, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, है ना। यहां से x दूरी तक कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो वो ब्लॉक क्या करेगा, इधर से इधर इसी में SHM करेगा और टाइम पीरियड निकलना है। तो ये ब्लॉक अगर पहले यहां रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला फोर्स 0 है, तो यही पोजीशन उसका क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन। पहला स्टेप तो यही है कि डिसाइड द मीन पोजीशन। बिल्कुल सही है भाई, ये मीन पोजीशन है। उसके बाद हमने कहा स्लाइटली डिस्प्लेस, तो हमने डिस्प्लेस कर दिया। देन फोर्स ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर फोर्स देखोगे तो स्प्रिंग अगर x दूरी कंप्रेस हो जाए, इसका FBD अगर बनाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, इसका mg डाउनवर्ड लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग उसको पुश करेगा Fs से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, F स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स, और वो क्या होगा, kx। इस स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वैल्यू आई वो है kx, और उसका डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये निगेटिव साइन के साथ है कि नहीं। ये क्या आ गया, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। स्टेप सेकंड तो यही था, और ये लीनियर SHM है। इसका मतलब ये हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक अगर कैलकुलेट करते हैं, सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक तो A इक्वल टू F बाई M मीन्स माइनस K बाई M इंटू एक्स, ये उसी फॉर्मेट में आ गया। सो कंपेयर विद इक्वेशन A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहां से x का कोफिशिएंट है k बाई एम और यहां x का कोफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम। सो t इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यही टाइम पीरियड होगा इस ब्लॉक का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये सबसे इजी एग्जाम्पल था SHM का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, क्या, दो बातें होती है, या तो स्प्रिंग की संख्या बढ़ा दी जाएगी, और दूसरा पार्ट होता है क्या, कि अगर इसी सिस्टम को ऐसे हॉरिजॉन्टल किसी टेबल पर ना रख के
ऐसे वर्टिकली हैंग करवा दिया जाता तो क्या होता। आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैं इसी पे अलग अलग पोजीशन बनाऊंगा। मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इसका नेचुरल लेंथ L है। ध्यान दीजिएगा, ये स्प्रिंग है और इसका नेचुरल लेंथ L है। इसका मतलब अभी इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अब अगर इसी से एक ब्लॉक अटैच करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में थोड़ा सा इलॉन्गेशन होगा और ये इलॉन्गेशन मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है x0, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इक्वल टू mg होगा, क्योंकि इसका FBD अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा, इसका mg डाउनवर्ड और स्प्रिंग फोर्स FS1 अभी मैं लिख रहा हूं वो ऊपर की तरफ। तो FS1 मीन्स kx0 इक्वल टू mg, एक इक्वेशन हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस ब्लॉक को थोड़ा सा और नीचे पुल कीजिए, कितना दूरी, x दूरी। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि इस ब्लॉक पर दो ही फोर्स लग रहा है, एक FS1 और एक mg। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये मीन पोजीशन है। अब मैंने कहा इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो मीन पोजीशन से अगर इसको डिस्प्लेस करोगे आप तो क्या होने वाला है, आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, अब क्या होगा, स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन कितना है, नेट फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग या नेट फोर्स निकालें तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग माइनस mg। इसको इसके सामने माइनस साइन लगाया जा सकता है कि जिधर डिस्प्लेस किया उसी के जस्ट अपोजिट। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या हो जाएगा, k x प्लस x0 माइनस mg। इट मीन्स माइनस kx माइनस kx0 प्लस mg। और इक्वेशन 1 कहता है कि kx0 तो mg के बराबर ही है, इसको कैंसिल कर दिया जाए तो नेट फोर्स लगने वाला जो है वो कितना है, माइनस kx। यही तो निकालना था भाई हम लोगों को कि सबसे पहले उस पार्टिकल का मीन पोजीशन डिसाइड कीजिए, मीन पोजीशन के बाद उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए और डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स कैलकुलेट कीजिए। अब हम लोगों ने नेट फोर्स कैलकुलेट कर दिया तो क्या होगा, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकालना मतलब मास से डिवाइड करना।
तो ये हो गया -k/m/x। और अगर एक्सेलरेशन -k/m/x है, कंपेयर कर देना है एक्सेलरेशन निकलते ही। कंपेयर कर दीजिए किससे, a = -ω² से, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ये SHM है, सॉरी ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जो SHM कर रहा है, और जो SHM करता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये होता है। तो ये दोनों सिमिलर होंगे। इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है वही x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी है, मीन्स ω = √k/m। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t। अगर ओमेगा की वैल्यू 2π/t है तो हम लोग लिखेंगे 2π/t = √k/m। इट मीन्स टाइम पीरियड = 2π √m/k। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कराने का मोटो एक था मेरा, क्या कि अगर किसी भी सिस्टम में कोई एक पार्टिकल है और उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दीजिए। जो ये वाला पार्टिकल था, ये इससे पहले एग्जाम्पल मैंने लिया, ये पार्टिकल SHM कर रहा था जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था, वही उसका मीन पोजीशन था। यहां इस पार्टिकल का जो वेट है, जो ब्लॉक है, उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये मीन पोजीशन यहां से शिफ्ट हो गया। टाइम पीरियड उतना ही आया है, टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल SHM करता है और उसका टाइम पीरियड t है, और उस पार्टिकल पर कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दीजिए, तो केवल और केवल मीन पोजीशन शिफ्ट होने वाला है। मतलब पहले वो पार्टिकल अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली रोटेट किया था तो ये लंबाई L थी अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, तो इसी के अबाउट ऐसे इधर उधर SHM कर रहा था। अब क्या हुआ, वो इस पॉइंट के अबाउट SHM कर रहा है, मतलब मीन पोजीशन केवल शिफ्ट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है और किसी एक पॉइंट के अबाउट SHM करता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और उसी पार्टिकल पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कौन सा फोर्स लगाया, mg, है कि नहीं, जिसके कारण ये स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपेंशन, परमानेंट एक्सपेंशन उसमें हो गया। तो इसमें भी टाइम पीरियड वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, बस वो जो मीन पोजीशन था वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं शिफ्टेड मीन पोजीशन। लेकिन ध्यान रहे, ये फोर्स कौन सा बोल रहा हूं मैं, जब कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तब टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर वो फोर्स कांस्टेंट ना हो तो टाइम पीरियड बदल जाता है भाई, देखेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आता। ठीक है, आपको कहेगा कि नहीं वो कंडीशन बताओ जब पार्टिकल SHM करे और उस समय उसका टाइम पीरियड निकालो। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अगर स्प्रिंग की संख्या बढ़ा दी जाए तो क्या होगी, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इफ 2 point object each of mass capital M fixed at 0, d and 0, -d and a particle of mass M is free to move along the x-axis, then find condition for which the particle having mass M execute SHM, also calculate the time period of the particle। है कि नहीं, कह रहा है भाई कि 2 पार्टिकल फिक्स है, एक फ्री है मूव करने के लिए। अब वो कह रहा है कि वो कंडीशन बताओ कि जो पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो SHM करने लगे और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये बताइए। तो आइए सबसे पहले मैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग
स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन करता हूं मैं कि क्या होगा। आइए फिगर बनाते हैं। हमने कहा कि ये एक्सिस है हमारा, मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल जिसका मास कैपिटल एम है वो पॉइंट ए पर फिक्स है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, d। एक पार्टिकल जिसका मास m है वो b पर फिक्स है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -d। और एक पार्टिकल है जो इसी पर मूव करने के लिए फ्री है। अब मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट t पर वो पार्टिकल यहाँ है, ओरिजिन से उसकी जो दूरी है वो है x, है कि नहीं। ये थर्ड पार्टिकल को हमने कहा कि ओरिजिन से x दूरी पर है, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा। एक फोर्स तो ये लगाएगा, इसको कुछ नाम दे रहा हूं c, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन c ड्यू टू a। और कुछ इधर भी होगा, फोर्स ऑन c ड्यू टू b। ये कितना होगा, फोर्स ऑन c ड्यू टू a। ध्यान दीजिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी क्योंकि केवल मास दिया है, और फोर्स अगर केवल मास के रिस्पेक्ट में देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो सकता है। इसका मतलब वहां हमको दोनों के मास की जरूरत है और दोनों के बीच की दूरी, यहां से ये दूरी अगर d है, इधर भी कितनी है, d है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √x² प्लस d²। ये यहां से यहां तक की दूरी। तो जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी है, जितना प्रोडक्ट मास का इन दोनों का है उतना ही इसका है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a इक्वल टू फोर्स ऑन c ड्यू टू b, और ये दोनों इक्वल होंगे कितना, Gmm अपॉन r², और r² की वैल्यू क्या है, x² प्लस d²। ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं या मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सो नेट फोर्स ऑन c पर नेट फोर्स निकालने के लिए या तो इनके बीच का एंगल पता हो या फिर आप इसके कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट इस तरफ, अगर इस एंगल को थीटा एज्यूम करता हूं मैं, तो ये कंपोनेंट इस तरफ जो आ रहा है ये क्या होगा, f cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ f sin थीटा। ऐसे इसका भी एक कंपोनेंट f cos थीटा, तो ये 2f cos थीटा, और इधर f sin थीटा। ये f sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू 2f cos थीटा, 2f की वैल्यू Gmm बाई x² प्लस d², और cos थीटा की वैल्यू क्या फिगर से देख के लिख सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या मैं इसको x अपॉन √x² प्लस d² पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। ध्यान दीजिए, ये नेट फोर्स की वैल्यू है कब, जब वो पार्टिकल इस c पोजीशन पर है। अब हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं। मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जहां फोर्स लगने वाला 0 हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो नेट फोर्स 0 हो जाए, इसका मतलब ये पार्टिकल का मीन पोजीशन हो सकता है। और हम लोगों ने इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स उधर ही तो लग रहा है, इसका मतलब ये रेस्टोरिंग फोर्स भी है, ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो गई, मीन पोजीशन और ये फोर्स डिस्प्लेस करने के बाद मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो रेस्टोरिंग भी है। इसका मतलब ये काम तो बनता दिख रहा है। प्रॉब्लम कहां हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है खाली डिनोमिनेटर में जो ये x दिख रहा है उसके कारण, है कि नहीं। ये फोर्स कैसा है, रेस्टोरिंग।
है ना। अब हमको उसने कह ही रखा है कि वो कंडीशन बताओ जब पार्टिकल एसएचएम करने लगे और टाइम पीरियड भी बताओ। तो हमने कहा कि एजम्पशन ले लेते हैं डिनोमिनेटर के x को, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन लगा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि रेस्टोरिंग है, और 2gmm(x) अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये नेट फोर्स है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग इस बात को एज्यूम कर लें कि भाई x की वैल्यू बहुत छोटी है d के रिस्पेक्ट में, इफ x इज लेस देन d, तो क्या इस x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को डी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं? ये बहुत बार बता चुका मैं कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आए और एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाए तो छोटी क्वांटिटी को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, कब? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो तब, है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो f जो आएगा वो क्या आ गया, -2gmm(x) अपॉन, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो डी क्यूब हो गया, है कि नहीं। और ये अगर आ गया तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स आ तो गया भाई, यहां पर मैक्सिमम पावर 1, यहां पर भी मैक्सिमम पावर 1। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इक्वल टू क्या होता है, F/m, m से डिवाइड करोगे तो -2gmd³ इंटू एक्स। अब करना क्या है, यहां तक आने के बाद फिर कुछ नहीं करना होता भाई, कंपेयर ही करना होता है। सो कंपेयर विद a इक्वल टू -ω²x, तो इस बार ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, √2gm/d³। ये हुआ, यहाँ x का कोफिशिएंट ω², यहाँ x का कोफिशिएंट है कि नहीं, और ये ओमेगा क्या होता है, 2π/t इक्वल टू √2gm अपॉन d³, या t इक्वल टू 2π√d³ डिवाइडेड बाई 2gm हो गया। तो इस तरीके से टाइम पीरियड किसी का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और हम लोग अब ढेर सारे एग्जाम्पल इसके देखने वाले हैं। उम्मीद रखता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको इसी से करना है। क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करें, पार्टिकल को उसका मीन पोजीशन डिसाइड करें और मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करें। डिस्प्लेस करने के बाद उस पर फोर्स कैलकुलेट करें, कब, जब वो लीनियर एसएचएम की बात हो। अगर एंगुलर एसएचएम की बात है तो टॉर्क कैलकुलेट करें, और फोर्स अगर निकल के आया है तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मास से डिवाइड कर दीजिए, या फिर अगर टॉर्क निकाला था आपने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, a इक्वल टू -ω²x, या फिर अल्फा इक्वल टू -ω²θ। उसी से हम उसको कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x दोनों जगह इक्वल होगा या कोफिशिएंट ऑफ थीटा दोनों जगह इक्वल होगा अगर एंगुलर एसएचएम करता है तो, और वहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टाइम पीरियड मिल गया, है कि नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है,
दोनों तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। कब? जब वो क्वेश्चन में कह दे कि नहीं भाई एसएचएम कर ही रहा है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली एक्स के फॉर्मेट में ना रहा हो फोर्स, तो हम कुछ प्रॉपर एजम्पशन लेके भी, क्योंकि वो कह चुका है क्वेश्चन में कि नहीं एसएचएम कर रहा है, हमको टाइम पीरियड ही चाहिए, तो थोड़ा जबरदस्ती कर लेंगे, है ना, और उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आइसोलेशन निकालेंगे, देन कंपेयर करेंगे हम लोग। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो रहा है यहाँ, अब स्प्रिंग में स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, कुछ एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी कहीं और, तो वो सारे डिस्कशन करेंगे हम लोग। लेकिन आज की चीज़ें यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आपका एक शेयर और एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसी के साथ आज की चीज़ें यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। नमस्कार।